बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। इस वक्त अवामी तौर के ऊपर मसाइल देखें तो अवाम के मसाइल के अंबार इस हद तक ज़्यादा हैं कि अवाम दिगरगूं सूरत हाल में इस वक्त फंसी हुई है और अवाम को मालूम नहीं कि किस समत को जाना है। एक तरफ वफाकी हुकूमत जो है वो शहर शहर क्रैकडाउन का आगाज़ कर चुकी है, बॉर्डर स्मगलिंग जो है उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में इस वक्त क्रैकडाउन जारी है और बहुत से अफराद को गिरफ्तार करके FIRs का इंदराज भी हो रहा है। डॉलर की जो कीमत है उसमें कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन उसके साथ आलमी मंडी की कीमतों को देखते हुए जो निगरान हुकूमत है वो मकबूल और अवामी फैसले तो कर नहीं सकती। इसलिए निगरान हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 26 रुपए का इजाफा कर दिया। अब वो जो इजाफा है उसको अवाम किस नज़र से देखते हैं, अवाम के मसाइल क्या हैं, अब उस इजाफे की मद्दे मुकाबिल निगरान हुकूमत क्या कुछ कर सकती है कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अगर एक तरफ से इजाफा है तो किसी दूसरी तरफ से रिलीफ दिया जा सके ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुख्तलिफ तारीखें आती रही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। अब एक फिर से तारीख दी गई है और इसे हतमी तारीख कहा जा रहा है। 21 अक्टूबर को अगर वो वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनकी वापस पाकिस्तान आने पर उनका किस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग क्या है। और इस वक्त जो बैशिंग चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इतनी जल्दी क्यों इस नहज तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सी जगहों से बातें ये हो रही हैं कि इतनी जल्दी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। फैसल करीम कुंडी साहब भी कहते हैं कि इतनी जल्दी मुखालिफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो चुके हैं तो फिर उसके मद्दे मुकाबले उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद भी की कि इतना अरसा आपको सिंध दिखाई नहीं दिया, 16 माह आपकी हुकूमत रही है, आपने सिंध को हुकूक नहीं दिया और अब आके आपको सिंध भी दिखाई दे रहा है और आपको सिंध में हमारी इजारादारी भी दिखाई दे रही है। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। राना एहसान साहब, मियाँ साहब की वापसी कन्फर्म है क्या? इसके ऊपर कोई इबाम बाकी नहीं रहेगा कि ये तारीख फिर से तब्दील नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल कोई इबाम नहीं होना चाहिए। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब पाकिस्तान में सब लोगों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जितना ये सवाल उठाया गया है, थोड़ा सा लोग इस पे सवाल अभी भी उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं, उनकी तैयारियां भरपूर तरीके से उनकी रिसीव करने की तैयारियां जारी हैं। मरियम नवाज साहिबा खुद उन तैयारियों को लीड कर रही हैं। लाहौर में कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं पार्टी की इंटरनल विंग्स की, और आज वो इस्लामाबाद थी और वहाँ उन्होंने मीटिंग्स मुनक्कद की। तो हर लिहाज से अब तो पार्टी को जो है वो मुतहरिक किया जा रहा है। मुतहरिक तो पहले थी, लेकिन इनकी तैयारियों के लिए जो है वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक हिस्टोरिक वेलकम दिया जाएगा मियाँ नवाज शरीफ को वो जब वापस आएंगे, और वही PMLN की कैंपेन का लॉन्च भी होगा इन इलेक्शंस के लिए, और एक भरपूर और तारीखी वेलकम की तैयारियां जारी हैं। ये पीपल्स पार्टी के साथ जब आप लोग इक़्तिदार में थे उस वक्त बात ये होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और सरेआम भी कि अब हमने फैसला कर लिया है कि हम कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी तौर पर जाएंगे लेकिन कोई गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे। लेकिन आपके ये फ़ैसले और आपकी वो मीटिंगें, आपके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो इक़्तिदार ख़त्म होने के फौरी बाद ही ख़त्म हो गई। देखिए, PMLN ने तो बिल्कुल भी कोई तनकीद नहीं की पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कोई वो पीछे रह गए हैं या कोई हमें कोई फेवर मिल रहा है, जो कि उनकी गलत फहमी है। ना हमें कोई फेवर चाहिए है, ना हमें किसी की सपोर्ट चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला अपने बलबूते के ऊपर इंडिपेंडेंस के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह पंजाब और वफाक में अपनी हुकूमत कायम करेंगे। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब PMLN छोड़ गए? नहीं, बिल्कुल वो PMLN का हिस्सा है। अब उनकी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने तनकीद की है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत पीपल्स पार्टी ने की कि 90 दिन का इलेक्शन और कुछ जमातें भाग रही हैं और वो चाहती नहीं है इलेक्शन हो। तो ये जब वो इस तरह की बातें, और उसकी बुनियाद उन्होंने रखी जी कि हम डेट अनाउंस कर रहे हैं, तो ये शायद इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो वो तो इस मामले में कहते हैं कि वोट को इज्जत दो के बयानिए से आप पीछे हटे हैं, बकौल नदीम अफजल चंद साहब। देखें, हम तो आज भी यही कहते हैं को अपना रोल अदा करना चाहिए और सियासत में कोई अमल दखल उनका नहीं होना चाहिए।
हाँ, अगर मुल्की मफाद के लिए उनको कोई दावत देता है कि आप मुल्की मफाद के लिए बढ़ें और हुकूमत का सपोर्ट करें, तो उसमें कोई गिला शुबा नहीं है। तो लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा 100% बरकरार है। सियासी जो मैंडेट है उसके अंदर मुदाखलत कबूल नहीं है और ना कभी कबूल होगी। अच्छा, आप इलेक्शन से भागे हैं? हम तो नहीं भागे। तो फिर आपने पीपल्स पार्टी की बात को किस तरह अपने ऊपर ले लिया? उन्होंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। अगर तो उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन, या उन्होंने कहा कि इलेक्शन से जो लोग भाग रहे हैं, तो आपने अपने पे क्यों ले लिया ये? नहीं, हमने नहीं लिया। हमने देखें वो आपने नहीं लिया तो फिर उस्मा भारी, आपने नहीं लिया तो फिर अब्बासी साहब, वो कौन, वो क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब, जनाब तलाल चौधरी साहब तो आपके करीब तरीन है ना। देखें, वो हमारे पे ही, हमने नहीं लिया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि और वो किस पे तनकीद कर रहे हैं, आप बता दें। वो अगर वो ये सारा जो माशी मुद्दा है, वो भी अब वो उससे भाग रहे हैं। जब हुकूमत में थे, किसी पार्लिमानी कमेटी के अंदर, किसी जो काबीना की मीटिंग के अंदर, किसी ईसीसी की मीटिंग के अंदर कभी उन्होंने किसी चीज पे एतराज नहीं किया। आज कहते हैं हर चीज में हामी भरी, हर चीज को एंडोर्स किया। आज वो कहते हैं हमारा इसमें रोल ही नहीं, अपनी अपनी वजारतों से सवाल पूछे। लेकिन तो ये जो बयान है इलेक्शन से भागने वाला, ये 4-5 दिन पुराना है। लेकिन तलाल चौधरी साहब का कराची जाना उससे भी पुराना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इत्तेहाद बनाना उससे भी पुराना है। तो फिर ये किस तरीके से कहा जा सकता है कि पहल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की? देखें, जो जितनी भी स्टेटमेंट्स अभी आ रही हैं, ये रोने धोने की, कि पता नहीं कोई वो पीछे रह गए हैं और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई ऊंचा खड़ा है, कोई नीचा खड़ा है, ये सारा वही क्राई कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं जी ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो जो है शायद हमें कोई फेवर मिल रहा है। यही मतलब है ना इसका। तो जब वो सारी बातें ये कर रहे हैं तो उसका मेरे ख्याल से जवाब आया है। लेकिन हमें, मैं एग्री करता हूं कि साहब कुछ चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते पाकिस्तान के मुफाद में, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसको कहाँ पर क्या मिल रहा है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है कौन कहाँ पर कितना फिट है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपकी आपस की लड़ाई असल में है क्या। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, अब सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये सियासी मुहाजराई रहेगी, या पहली की तरह फिर वही तकरीरें होंगी कि गिरेबान से पकड़कर चौकों में लटकाएंगे या फलां करेंगे? नहीं, देखें, पहली बात तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि हमें कुछ नहीं, किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए, ना हम मांगते हैं, ना हमें चाहिए है फेवर की। तो मैंने बात ही नहीं की। आप पता नहीं, आपको आप जानबूझ के ना राणा साहब आप ले जाते हैं, कोई चीज आपकी तरफ जाते नहीं ले जाते। हमें फ्री फेयर इलेक्शंस चाहिए। और जहां तक ये है कि सख्त और करख्त बातें होंगी, तो बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से कभी पहल नहीं होगी। हम समझते हैं कि हमारे पास मैनिफेस्टो है, हमने मुल्क को आगे ठीक करना है, मिल के काम करने की जरूरत है। और ये जो आपस में एक दूसरे की ऊपर तनकीद और बड़े बड़े दावे, वो हमें नहीं करने चाहिए। 16 महीने एक कोalition हुकूमत थी जिसने जिम्मेदारी से वो फैसले किए जो रियासत के लिए जरूरी थे। और अब हमें आगे बढ़ के इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। और अपनी अपनी ये बिल्कुल है कि हम कराची सिंध गए हैं, हम समझते हैं कि हमने पार्टी को मुतहरिक करना है। मरियम बीबी पार्टी को मुतहरिक हर सूबे में कर रही हैं, KPK में कर रही हैं, सिंध में कर रही हैं, बलूचिस्तान में कर रही हैं। आगे अलायंसेस भी बन सकते हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ। हर बंदा कोशिश करेगा कि वो स्पेस ले। हर मुमकिना तौर पे देखा जाएगा कि किस तरीके से हम इलेक्शंस के अंदर ज्यादा मेजॉरिटी के साथ सीटें निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है ये चीजें एक दूसरे को कबूल नहीं होंगी। अगर हम सिंध में पेनिट्रेट करेंगे तो वो तकलीफदेह अमल होगा पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी ने भरपूर कोशिश की कि वो पंजाब में आए। वैसे ये भी तो देखे ना कि माजी में तहरीक अदम एतमाद जो आई वो PTI के खिलाफ आई, और आप तमाम लोग PTI के खिलाफ इकट्ठे हुए। अब जब बंटवारा हो रहा है तो आपने तमाम जमातें अपने हिसाब से समेट ली हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब ये सोच रही है कि PTI के जो उधर से मुनहरिफ लोग थे या PTI के जो मौजूदा हैं उनको फिर आपके खिलाफ अपने इत्तेहाद में शामिल कर ले। यानी ये समझ नहीं आ रही कि सियासत माजी करीब वाली गलत थी या अब गलत हो रही है। देखिए, जब आपने इलेक्शन में जाना है तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है।
अपनी अपनी आपने अगर सीट एडजस्टमेंट कहीं करनी है या किसी जमात छोटी के साथ अलहाक करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे करना है, या अगर कोई किसी जमात से टूटा है, अगर आपके पास जगह है तो वो आपकी पार्टी को की स्ट्रेंथ को देख के आएगा। ये जरूर है कि वो उन्होंने जाल बड़ा बिछाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन कम ही लोगों ने कोई पीपल्स पार्टी की तरफ रुख किया। पंजाब में बड़ी कोशिश की गई कि वो किसी तरह से जमात को मुतहरिक करें, वो नहीं हो सके। तो वो तकलीफ सारी सामने आ रही है और वो बयानात की सूरत में नजर आ रही है। लेकिन देखें, ये तो अब अपनी अपनी अब जंग है, अपनी अपनी जद्दोजहद है इलेक्शंस तक। ये कोई पीछे रह जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा। आखिर अवाम ने वोट देने, ये उनके पास भी खुला मैदान है, हमारे पास भी खुला मैदान है। आए वो करें, जिससे जो वो कर सकते हैं और जो हमारे से हो सका हम करेंगे। जाहिर सी बात है, ये मुकाबला है, मुकाबले के अंदर इस चीज की तकलीफ होती है अगर कोई आगे निकल रहा हो। अच्छा राणा साहब, माजी की अगर रिवायात गिनवानी हो तो कुस्तुनतुनिया की फतह भी गिनवाई जा सकती है, सोमनाथ के मंदिर को ढाना भी गिनवाया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि हाल में जीना कौन सीखता है। अब आप सिंध के अंदर जाके कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे वडेरे, यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम चलता रहा और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। सवाल ये बनता है कि अभी 16 महीने वो आप ही के साथ रहे थे, उस वक्त उनसे बाज़पुरस नहीं की गई कि यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम चल रहा है, वडेरा सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी आप अलहदा हुए हैं तो यहाँ पे कारकर्दगी गिनवानी चाहिए थी कि हमने कारकर्दगी क्या दी, उसकी बुनियाद पे वोट देते। आप तो अपने रकीब के मुखालिफत में वोट मांग रहे हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोalition हुकूमत थी तो जाहिर सी बात है अगर हम ये बातें करते तो कोalition हुकूमत तो ना रहती। तो आपने कोalition हुकूमत की जो बारीकियां हैं वो उनको साथ लेके चलना था और मुल्की मफाद के लिए आपने वो टाइम हम वहां अगर ये बातें करते तो क्या हम सिंध के लोगों के हालात बदल सकते? नहीं बदल सकते। यानी ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो अब आप फिर शरीके जुर्म तो माने ना। ये सियासी हकीकतें होती हैं कि आप जब एक हुकूमत में आते हैं और आप पास सीट्स नहीं होती तो आप कोalition पार्टनर्स लेते हैं, वो आपके मुखालिफ भी होते हैं और उस वक्त आप मुल्की मफाद के लिए या मुल्क को आगे ले जाने के लिए आप अलाग कर लेते हैं। लेकिन इलेक्शन के अंदर ये सारी चीजें फिर अपने अपने मेरिट पे बात होती हैं। पंजाब का कंपैरिजन आप सिंध से कर लें, बड़ी अच्छी बात है और आपने बड़ी कमाल की यादें ताज़ा कर दी। राना सनाउल्लाह साहब भी पीपल्स पार्टी में थे और जब वो पीपल्स पार्टी में थे उनकी एक FIR भी थी, और इसी तरह राजा रियाज साहब जो थे वो आपकी मुखालिफ पार्टी में थे और जब वो मुखालिफ पार्टी में थे वो कुछ और कहते थे। इसी तरह बहुत से लोग जो आज आपके साथ हैं वो आपके साथ नहीं थे, जो आपके साथ थे, जैसा शाहिद आकान अब्बासी साहब ने जो कहा है 2 दिन पहले और आज और आगे कह रहे हैं, वो अब आपके साथ नहीं है। तो ये चीज़ें तो सियासत में चलती ही चलती है और ये सारा कुछ होता है। ये सिर्फ मुझे बता दें कि आप जो नया इत्तेहाद सियासी बनने जा रहा है, उस नए सियासी इत्तेहाद में किस किस को साथ ले रहे हैं? देखिए, ये तो अभी जब चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो तभी अनाउंस हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह ख्वाजा साद साहब ने बात की कि इसके ऊपर काम चल रहा है और किसी किस्म का भी इत्तेहाद हो सकता है, हमने इंश्योर करना है कि PMLN जो है वो स्ट्रेंथ के साथ चारों सूबों में आए और उसकी नुमाइंदगी बलूचिस्तान में भी हो, KPK में भी हो, सिंध में भी हो, पंजाब में भी हो। अगर हमने वफाक में हुकूमत बनानी है तो हमें चारों सूबों में प्रेजेंस भी चाहिए और हमारे बाजू तगड़े होने चाहिए चारों सूबों में। तो इसके मुताबिक प्लानिंग होगी और हो रही है और बातचीत सबसे है जो जमातें इन सूबों में मौजूद हैं। और जब ये चीज़ें किसी फाइनल कोई शक्ल इख्तियार कर लेंगी तो इनकी जो है वो अनाउंसमेंट भी होंगी। लेकिन हमारी तो यही प्लानिंग है कि इस इलेक्शन में हम चारों सूबों में एक नुमाया पार्टी के तहत एक उभर के आए। पंजाब में तो हम हैं, लेकिन बाकी तीनों सूबों में भी, बड़े सूबों में भी हम एक नुमाया जमात अच्छा, सिंध में जो इत्तेहाद हो रहा था, तमाम तर बातें तय पाई जा चुकी हैं या अभी किसी के साथ ताल्लुकात बहाल होना बाकी? नहीं, ये तो अभी सारी प्रिलिमिनरी चीजें हैं, अभी कोई चीज फाइनल नहीं हुई। इट इज वर्क अंडर प्रोग्रेस। तो पंजाब में इनफरादी तौर पे ही देखिए, पंजाब में मैं बता देता हूँ, ये राना साहब को मैं बता देता हूँ, राना साहब का तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद होगा, मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद होगा। जिस दिन इत्तेहाद होगा उस दिन राना साहब को दोबारा ले लेंगे। जी राना साहब।
देखें कुछ भी हो सकता है अभी तो। बिल्कुल जिस तरह मैंने जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया कि हमने चारों सूबों के अंदर एक नुमाया पार्टी जो है वो बनना है, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि हम चारों सूबों में एक अच्छी अक्सरियत जो है वो लेंगे, अच्छी एक मेजॉरिटी लेंगे इंशाल्लाह। चलें अब देखिए कि आगे चल के पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनता है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का माशी मंजरनामा क्रैकडाउन जो इस वक्त जारी है, ये किस हद तक बेहतरी के इम्कानात रोशन कर सकता है? ताजर बरादरी को जो इबाम थे वो इबाम किस हद तक दूर हुए हैं? और ये जो मौजूदा ऑपरेशन जारी है, इस ऑपरेशन के नताइज अभी तक क्या मौसूल हुए हैं? इस ऑपरेशन को कितने अरसे तक जारी रहना चाहिए? बुनियादी सवालात हैं जो माजी, हाल और मुस्तकबिल को आपस में जोड़ते हैं और पाकिस्तान का मंजरनामा वज़ा करेंगे। और यही सवालात हर पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त उभर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या बेहतर हो सकेंगे। तो उसमें ताजर बरादरी, उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सरमायाकार, उसमें एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, वो इस बदलते मंजरनामे के ऊपर क्या राय रखते हैं? क्योंकि एक आम पाकिस्तानी की राय और है, उसका देखने का जाविया और है, सरमायाकार ताजर का देखने का जाविया और है। इसी बारे में बात करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट FPCCI नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। नदीम कुरैशी साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान में मजमूई तौर के ऊपर इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है, वो ऑपरेशन पाकिस्तान में अगर स्मगलिंग की रोकथाम, जखीरा अंदोजी करने वालों की पकड़ धकड़ और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बेहतरी की तरफ गामजन होता है, तो उसके असरात क्या आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक तो शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को लिया। देखें, जो इस वक्त गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे इक़दाम हैं। आपके सामने चीज़ें हैं कि डॉलर की प्राइस नीचे आना शुरू हुई है, उसके बाद स्मगलिंग को रोकथाम की वजह से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ से आई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी बेहतरी जो कि मैं समझता हूँ 75 साल में आज तक किसी ने नहीं उसके बारे में सोचा, वो है आपकी एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में आप 2013-14 के अंदर, अगर मैं कॉटन की बात करूं तो आप 15 मिलियन बेल पे चले गए थे, जो कि 170 kg की बेल थी। उसके बाद अब गिरते गिरते 4-5 मिलियन 6 मिलियन बेल तक आ गए। इस दफ़ा फिर उम्मीद बंधी है कि अगर एग्रीकल्चर पे ऊपर जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस कर रही है और इसको फोकस किया गया, तो ये देखें फोकस बात ये इसलिए मैं बार बार करता हूँ कि हमारी विल शामिल नहीं होती। जब विल शामिल होती है तो फिर चीज़ों के नताइज आते हैं। जब आपकी विल शामिल नहीं होती तो चीज़ों के नताइज कभी नहीं आते। अब लगता है कि गवर्नमेंट की कोई विल है कि चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। आपके मुल्क के अंदर 5 से 6 बिलियन डॉलर का आपका पाम ऑयल, सीड ऑयल जो आपके मुल्क के अंदर इंपोर्ट होते हैं। अगर यही ऑयल आपके मुल्क के अंदर कनोला काश्त हो सकता है, आपके मुल्क के अंदर मस्टर्ड सीड काश्त हो सकता है, आपके मतलब ऑयल सीड आपके मुल्क के अंदर रियल टाइम पे ऊपर अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको फोकस कर ले, तो अगर हम 5-6 अरब डॉलर में से 2-3 अरब डॉलर बचा लें एक साल के अंदर, ये मैं कोई 10 साल मनसूबा नहीं बता रहा हूँ, मैं एक साल की बात कर रहा हूँ कि ये 2 साल के अंदर आप इंशाअल्लाह ताला अगर आपने एग्रीकल्चर को ठीक कर लिया तो ये 5-10 अरब डॉलर जो है, जिसके लिए हम खैरात मांगते रहते हैं 1 अरब डॉलर के लिए, तो ये आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कॉटन बढ़ जाएगी। आप गंदम जो एक याद करें, आप अगर पीछे चले जाएं 7-8 साल पीछे, तो आपने गंदम एक्सपोर्ट की है, आज आप इंपोर्ट कर रहे थे। अल्लाह मियां ने इस दफ़ा बम्पर करार दी है। और अगर हम इसी को अगर आगे ले गए और अगर सिर्फ 5 मन हम गंदम में इजाफा कर पाएँ, तो आप यकीन करें 5 मन गंदम के इजाफे का मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बड़े आराम से आप गंदम की कर सकते हैं। नदीम रईस साहब, आप इसमें इसके अलावा मैं समझता हूं कोई शक नहीं नदीम रईस साहब के ठीक होने वाली हैं। मौजूदा हुकूमत ने कि जो डॉलर पे कंट्रोल किया, कोई शक नहीं, बाकी मामला देख रहे हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इससे आप क्या समझते हैं
इससे कितनी महंगाई बढ़ेगी और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीक़ेकार है? अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती हमारी ये है कि जब भी हम पेट्रोल या किसी चीज़ की कीमत बढ़ाते हैं तो उसमें हमेशा ये कहते हैं कि गरीब आदमी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि डायरेक्टली वो इम्फेक्ट कर रहा होता है गरीब आदमी को। तो मैं समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमत बल्कि अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता जी। पहले अभी चंद दिन से नहीं गुजरे, और मैं समझता हूँ कि इतना इजाफा करना इंतहाई जुल्म की बात है। इतना इजाफा नहीं करना चाहिए था। आपकी इंटरनेशनल प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितने आपने इसके अंदर इजाफा किया। हाँ, IMF की शराइत को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपका मुल्क IMF चला रहा है, तो उसकी शराइत को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा बेल आउट करना चाहिए लोगों को। लोग तो पहले बेचारे, आप खुद सोचें कि अब तो मिडिल तबका तो रह ही नहीं गया, वो मिडिल तबका भी नीचे चला गया। तो आप उनको बिल्कुल जीना हराम कर देंगे तो उसके पास तो बिजली के बिल के और पेट्रोल के अलावा कुछ बचेगा ही कुछ नहीं कि जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सके और 2 वक्त की रोटी कमा सके और उसको अपने स्कूल भेज सके। अच्छा कुरैशी साहब, माजी के अंदर भी इकदाम होते रहे हैं, माजी के अंदर भी ये बहुत सी यकीन दहानियां ताजर बरादरी इसको करवाई जाती रही हैं। ये माजी करीब के अंदर ही आसिफ अली जरदारी साहब भी फेडरेशन में आकर मुलाकातें करके गए और यकीन दहानियां करवा के गए। उन यकीन दहानियों में और उन इकदामात में और ये जो मौजूदा इकदामात हो रहे हैं, इनमें फ़र्क क्या है? मेरा ख्याल है कि अब जो रियल टर्म में जिसको आप कह सकते हैं कि इक़्तिदामात जो होने चाहिए थे, देखिए पहले एक फ़र्क ज़रूर ये था कि स्टेक होल्डर को बुलाया नहीं जाता था, किसी को बुलाए बगैर फैसले कर लिए जाते थे। अब एटलीस्ट स्टेक होल्डर को उन्होंने पूछना शुरू किया है और उसके बाद उस इक़दाम की तरफ जो जिससे इस मुल्क को फ़ायदा हो सकता है वो इक़्तिदामात किए जा रहे हैं। वरना पहले जो इक़दामात किए जा रहे थे उनकी नवीयत बिल्कुल इंटायर डिफरेंट थी। पहले सैर खबरी बयान तक, अखबारी बयान तक तो बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन अमलन कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, ये तो बता दें कि आपको ये चीज़ें सारी दुरुस्त होते कितना टाइम लगता है? क्या समझते हैं कितने टाइम तक ये तमाम चीज़ें दुरुस्त? मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज़ें सारी चलती रहे और ये कंटिन्यूटी रही तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले साल 2 साल के अंदर बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे और बहुत सी चीज़ें हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से भी ख़राब हुई हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी कमोडिटी की, तो उस कमोडिटी के पीछे आपका माफिया मौजूद है। आज माफिया को जब आपने पकड़ दकड़ शुरू की है तो वो चीज़ें नीचे क्यों आना शुरू हो गई? वो इस वजह से आना शुरू हो गई कि मोनोपलाइज हो रहा था काम, लोगों के गोदाम भरे हुए हैं लेकिन बाजार से आपको चीज़ें नहीं मिल रही। जब वो गोदाम पकड़ने शुरू होंगे, और मैं समझता हूँ सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये नरम ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर सख्त ऑपरेशन होंगे तो इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि उससे बेहतरी आएगी। आप सख्त ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन बहुत से जो माफिया जिसका आप तज़किरा करते हैं उनमें ताजर बरादरी में भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो उनके सहूलतकार होते हैं, सियासतदानों के अंदर भी होते हैं, ब्रोक्रेसी के अंदर भी होते हैं। तो जब ये सख्त ऑपरेशन होगा तो आप समझते हैं कि कहीं किसी तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिलेगी या फिर सभी जो हैं वो आगे बढ़ के खुद को एहतसाब के लिए पेश करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, खुद को एहतसाब से पेश करने वाली कुछ नहीं। रिटेलिएशन बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। जो मैंने अभी बात की आपको पहले, वो मेरा अक्सर मकसद करने का ये था कि कौन रिटेलिएशन के आगे खड़ा होता है। अगर खड़े रहेंगे तो बेहतरी आएगी, अगर खड़े नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद आंधी आएगी और सब कुछ बहा के ले जाएगी। दीम राय साहब, आज से पहले जमहूरी हुकूमतें भी थी, जमहूरी हुकूमतें ये सब कुछ नहीं कर सकी। तो आप समझते हैं कि आप अगर फौरी तौर पर कोई जमहूरी हुकूमत आ जाती है तो वो इस तसल्सल को कायम रखेगी? नहीं, देखिए, आपने 75 साल में जहां का सफर शुरू किया था आप पीछे की तरफ गए हैं, और जब आप पीछे की तरफ गए हैं तो अब आप बिल्कुल दीवार के साथ लग गए हैं। आप यकीन माने अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है
किसी जमहूरी हुकूमत के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अब फिर वही करे जो कुछ पिछले 75 साल हम करते रहे हैं। अब हमें हर आने वाली जो भी हुकूमत आती है उसको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो ये जिन हमारे काबू से बाहर हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा। कुरैशी साहब, बहुत से लोग, चैम्बर्स के लोग ये बात करते हैं कि ये जो पैसा हम बाहर से मंगवाते हैं या बाहर वालों से हम भीख मांगते हैं, ये अगर पाकिस्तान के ताजरों को अगर ये सारी सहूलियात दे दी जाएं और ताजरों को कहा जाए कि मैकेनिज्म एक तरतीब दें, तो पाकिस्तान के बैकबोन ये बन सकते हैं और ये तमाम तर डॉलर जो हैं ये यहीं से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो किस तरीके से एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट, आप यकीन माने आपका एसएमई सेक्टर जो है इतना बड़ा फ्लरिश हो गया और इतनी अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं कि अगर आप उसकी उंगली थाम के उसको आगे लेके चलना शुरू कर दें तो आपके ये 5-10 अरब डॉलर जो है वो आपको वही एक्सपोर्ट बढ़ा देगा। हमने 75 सालों में सिर्फ एक सेगमेंट को बढ़ाया जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन हमें अब इस सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर को लाना पड़ेगा। देखिए, आपके हमसाये मुल्कों में देखें आईटी सेक्टर कहाँ पहुँच गया और आईटी सेक्टर में हम अभी कहाँ पे हैं। हम 2-3 अरब डॉलर से बाहर नहीं निकल रहे, लोग 150 अरब पे पहुँच गए। जब तक हम ये सारी चीज़ों को नहीं खोलेंगे, हमें नॉन ट्रेडिशनल कंट्री में नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। हमने जो 75 साल में चीज़ों को फोकस किया था उसके छोड़ के नई चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। नए मुबालिक के अंदर नई राहें खोलनी पड़ेंगी और अगर आप अपने ताजर भाइयों को साथ मिला लें, आप यकीन माने कि जो बाहर से एफडीआई आ सकती है वो शायद गवर्नमेंट एफडीआई नहीं ला सकती। जो ताजर, यहाँ के ताजर और यहाँ पे देखिए, आपको 2 चीज़ें मकसूद हैं। एक, आपको एक्सपोर्ट आपकी चाहिए, दूसरा आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मेरे नज़दीक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपकी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। अगर आपके मुल्क में इंडस्ट्री लग जाती है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाती है और आपके ताजर भाई इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो बाहर से लोगों को ला के यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और जब वो इंडस्ट्री लगेगी आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आएगी और कोई 10, 15, 20 अरब डॉलर आपका इंपोर्ट का बिल कम होगा तो आपका ट्रेड बैलेंस खुद ही ठीक हो जाएगा। ट्रेड बैलेंस ठीक करने की जरूरत है। ये तनासुब जो गैप आपको ताजरों पैदा हो रहा है मौका देना चाहिए, ताजरों को मौका देना चाहिए और ये तमाम तरह अगर बड़े दिमाग अगर मिले तो फिर एक बेहतरी का फैसला निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे आपको दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।